अ, आप सभी विद्यार्थियों को मेरा शुभकामना है। उम्मीद है आप सबका जो से 69वीं पीटी का जो परीक्षा है सब अच्छी गई होगी और आप सब ने बहुत अच्छा किया होगा और आप सब इस पर एग्ज़ाम में सफल होंगे। और आपकी सुविधा के लिए हम आज तक कोचिंग की तरफ से इसके जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के जो 10 प्रश्न आते हैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये प्रश्न इस बार मध्यम कोटि का, इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो था वो मध्यम कोटि था। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बहुत कठिन सवाल नहीं किए गए थे और बहुत आसान भी नहीं था। और थोड़ी सी मेहनत करने से आप 10 सवाल हैं। हमारा जो क्वेश्चन पत्र मेरे सामने जो प्रश्न पत्र उपलब्ध है उसमें ये 41वां से लेके 50वां सवाल है और आप लेके प्रश्न पत्र में अलग होगा, आप मिला सकते हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है इसको ग्रिड क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें एक ग्रिड दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसमें एक अननोन नंबर है तो उसको बताना है। तो ऐसे सवालों में प्रायः जो संख्या होती है अगल बगल की संख्या का वो औसत हो सकता है या उन्हीं से जो बीच वाली संख्या होती है उसके बाजू में, उसके अगल बगल में जो संख्या है उसी संख्या से वो संबंधित होती है। कभी कभी उन दोनों का जोड़ होगा, हो सकता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो या हो सकता है कि दोनों को जोड़ के एवरेज निकाल के दिया हो। तो आप उसका परमिटेशन ट्राई एंड एरर करेंगे तो उसका उत्तर मिल जाता है। तो आइए हम 41वें प्रश्न का आपके स्क्रीन पे सामने है तो आप देख सकते हैं कि इसमें 44 है, 44 है और दूसरी तरफ 37 है और बीच की जो संख्या है आप देख सकते हैं कि 49 है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जोड़ कर देखते हैं तो जोड़ तो होगा नहीं, देखते ही पता चल रहा है। एवरेज निकालने की भी कोशिश करते हैं तो दोनों संख्याओं का एवरेज नहीं है। तो इसके बाद बच जाता है सिर्फ क्या, डिफरेंस। तो आप इसका डिफरेंस निकाल के देखिए तो 44 में से 47, क्योंकि हम लोगों ने ट्राई एंड एरर करके देख लिया है तो आप देखेंगे कि ये जो संख्या है ये ये जो संख्या 44 में आप जब घटाएंगे 37 तो ये कितना आता है बताइए। तो ये संख्या आएगी आपको 44 में से 37 घटाने पे 7, है ना, 7 ये संख्या आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं कि यहीं से उत्तर तलाश करना शुरू कर देते हैं। नहीं, अभी हमारे पास सूचना पूरी नहीं है। ठीक है, अब 52 में घटा लीजिए। ठीक है, कितना, 41 जोड़कर हम लोग देख चुके हैं तो ये 41 घटाने से कितना आएगा, ये 11 आएगा। ठीक है, फिर 58 में आप घटा लीजिए 53 तो ये 5 आएगा। लेकिन जो संख्या दी हुई है वो कितनी है, 49 है। ठीक है, ये संख्या कितनी दी हुई है नहीं मालूम है और ये संख्या कितनी हुई 35। तो ये लिख लेना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि पहले ही से बनाने का कोशिश करते हो तो दिमाग में कुछ है नहीं, लिख लेने से आपको दिखता है तो साफ साफ दिख जाएगा कि ये 7 से मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर मिल जा रहा है। तो यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर 77 मिल जाएगा। यहाँ भी 77 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 35 है। इसलिए इसका उत्तर क्या है, डी है। स्पष्टतः इसका उत्तर क्या है, डी है। स्पष्टतः इसका उत्तर क्या है, डी है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 43वां सवाल, क्योंकि वो बाजू में ही है। 42वां बाद में देखेंगे, वो बहुत आसान सवाल है 42वां। तो हम लोग 43वां सवाल देखते हैं, वो भी बहुत आसान सवाल है। इसमें एक कूट भाषा है और उसमें सारा आपको बताना है कि ये संख्या क्या होगी। तो ये बहुत ही आसान है, इसको कोई भी बना सकता है। ये ABCD होता है तो उसमें कोडिंग क्या कर देते हैं, ए को 1 बोल देते हैं या उल्टी गिनती करेंगे तो ए को क्या बोलेंगे 26, बी को क्या बोलेंगे 25 और सीधी गिनती में ए को क्या बोलेंगे 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, जेड को 26। और जब उल्टी गिनती करेंगे, आप लोग बचपन में उल्टी गिनती किए हैं, 100, 49, 98, 95, हम लोग बिहार में खासकर इस तरह करते थे। तो एक बार सीधी गिनती करनी है और एक बार उल्टी गिनती करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपके सामने आंसर तैयार है। तो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जबकि एग्जाम्पल की भी जरूरत नहीं थी, बिना एग्जाम्पल के इस सवाल को बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल देने से और भी सवाल हो गया। ग्रेट लिखा हुआ है,
ग्रेट लिखा हुआ उसमें जी है, तो जी का देखना है कि जी को 7 लिखा गया है, यानी ये सीधी गिनती में लिखा गया है, जी को सीधी गिनती में 7 लिखा गया है। आर को भी मतलब 18 लिखा गया है, आर को क्या लिखा गया है, 18 लिखा गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि सीधी गिनती है और उल्टी गिनती है, उसी से पकड़ लेना है। तो आप देखेंगे कि हमको जो दिया गया सवाल उसमें भी, और मैंने लिख दिया आपकी सुविधा के लिए, तो आप जानते हैं भी कितना नंबर अक्षर है, तो 22 नंबर, तो इसलिए मेरा कोड 22 होगा। इसलिए अब तो आंसर हम लोग को पता चल गया कि ये ए या सी में से कोई एक आंसर होगा, ए या सी में से कोई एक आंसर होगा। तो दूसरा जो है लेटर आई है, दूसरा लेटर क्या है, आई है। तो आई तो कितने नंबर पे है आप देखिए, 9, तो यहाँ 9 तो किसी में भी नहीं है, ये यानी उल्टी गिनती ली गई है, स्पष्ट है। तो उल्टी गिनती के हिसाब से आप गिन लीजिए कि आई कितना होगा। तो यहाँ से गिनेंगे आई, तो देखेंगे कि वो कितने नंबर पे है, उल्टी गिनती गिनने से कितने नंबर पे आ रहा है, 18वें नंबर से आ रहा है। यहाँ से जब आप गिनना शुरू करेंगे तो ये 18वें नंबर में आएगा। दूसरा मेथड क्या है, जो गिनती नहीं करना चाहते हैं, तो आप 26 में 9 घटा दीजिए, ठीक है, तो आएगा 25, और उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो उल्टी गिनती हो जाएगा। जैसे ए है या बी है, बी आप जानना चाहते हैं कि उल्टी गिनती में कितना आएगा, तो बी बराबर 2 है, 26 में 2 घटा दीजिए, कितना आया, 26 में 2 24, 1 जोड़ दीजिए, यानी 25वां आएगा। इधर से गिनने में तो कुछ भी आप कर सकते हैं, तो आप इस तरह से देखेंगे, और आप लोग बुद्धिमान हैं, आप इसको कर लीजिएगा, तो ये सी इसका आंसर आएगा, क्योंकि जो ए से 19वां अक्षर है, तो इसको मतलब आराम से आप बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यानी आपको इसमें ख्याल रखना है कौन सा सीधी गिनती से वो स्पष्टता, और इतना इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ कि ए और सी में एलिमिनेशन हो गया, तो इसी दो में पता करना है, तो इतना पूरा बनाने की भी जरूरत नहीं है जो बुद्धिमान लोग हैं। अब पहले अक्षर से और दूसरे से हमको पता चल गया, पहले अक्षर से आप देखिएगा सिर्फ फर्स्ट और लास्ट से हम लोग क्या करते हैं, पूरा बनाने चले जाते हैं। पूरा बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव में पहला और आखिरी से ही पता चल जाएगा। पहले से क्या पता चल गया कि ए 22, तो 21 तो नहीं होगा, 22 वाला होगा, यानी ए और सी में ही कोई एक आंसर होगा। आखिरी वाला जब देखते हैं तो एस क्या है, तो एस 19वां है, यानी ए भी चला गया, तो बचा सी, तो सी आंसर है। इसमें सारे को आपको करना भी नहीं, अगर आप बुद्धिमत्ता पूर्वक फर्स्ट और लास्ट से ही हमको आंसर पता चल जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं 42वें सवाल की तरफ से। तो 42वां सवाल और भी ज्यादा आसान है, क्योंकि ये रीजनिंग का सवाल है, सेट थ्योरी से रिलेटेड सवाल है, समुच्चय सिद्धांत जिसको बोलते हैं। तो बहुत ही आसान, कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो बन जाएगा। दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन के अनुसार है। तो ये कथन क्या है, देखिए, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए, जिसमें 160 रन स्पिनर लोग बनाए, ठीक है। तो इससे ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि टीम के 80% खिलाड़ी इस स्पिनर थे। तो ये गलत है, क्यों, क्योंकि रन जो स्पिनर रन बनाया वो 80% है, न कि खिलाड़ी की संख्या। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हो सकता है कि एक ही स्पिनर 160 रन बना दिया, कभी कभी होता भी है कि स्पिनर मान लीजिए कि, या ये भी हो सकता है कि सारे स्पिनर हैं और उसमें कुछ लोगों ने सिर्फ बनाया हो। इसलिए ये इससे निष्कर्ष निकालना बिल्कुल गलत है कि स्पिनर द्वारा बनाई गई रन की संख्या। आप खुद ही, और ऐसे सवाल में एक काउंटर एग्जाम्पल काफी होता है उसको गलत साबित करने के लिए। जैसे कोई बोलता है कि मनुष्य जो है मरणशील है, तो कोई भी एक मनुष्य मिल गया जयप्रकाश जो मरणशील नहीं है, तो कथन गलत हो जाएगा। उसको गलती काटने के लिए बहुत सारा ढूंढने का और टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो एक ही कथन इसके लिए काफी है कि ये बोल रहा है कि टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर है, जबकि हो सकता है कि 80 नहीं, एक ही खिलाड़ी स्पिनर हो और उसने 180 रन बना दिए हो, कहीं इस पर कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए ये निष्कर्ष तो बिल्कुल ही गलत है। और दूसरा ओपनिंग, ये तो बहुत ही, कोई भी इसका अगर जवाब देना पड़े तो फिर आप ग्रेजुएट हैं उसका अपमान होगा। एक कोई भी ग्रेजुएट व्यक्ति जो बीपीएससी दे रहा है, ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर से तो कोई लेना ही देना नहीं है 180 रन का। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि क्या है कि ना तो ए ही इससे साबित होता है, न बी ही इससे साबित होता है। तो इसका आंसर बी है।
तो ये बी इसका आंसर है, ना तो एक और न ही बी कथन का आंसर। ये जो दिया हुआ है उससे ना आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर था, नहीं ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 80% खिलाड़ी स्पिनर थे, इसलिए आंसर इसका बी होगा। तो अब हम लोग आते हैं, ये हम लोग कर चुके हैं 42वां सवाल। 43वां सवाल मैंने पहले ही कर दिया था, आपको बता दिया था जो अक्षर वाला था। अब निम्नलिखित समूहों में जो बेजोड़ समूह है, बेजोड़ मतलब ये देखिए यही अनुवाद का दिक्कत है। बेजोड़ मतलब होता है अनपैरेलल, क्या बेजोड़ है, तो यहाँ बेजोड़ सही अनुवाद नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि जो अनमेल है, सही इसका अनुवाद होता है अनमेल, जो मेल नहीं खाता है, ऑड जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड। इसलिए इंग्लिश पे मत जाइए, इसका अनुवाद बहुत गलत हुआ है और बीपीएससी को इसका ध्यान रखना चाहिए। ये बेजोड़ मतलब है कि अनमेल, ऑड, कि जैसे हम बोलते हैं कि बकरी, मनुष्य, फूल और हाथी, तो उसमें फूल क्या है, ऑड है, क्योंकि बाकी सब जीव एनिमल्स के नाम है, एक प्लांट का नाम है। तो उसी तरह इसमें कौन सा, तो जो हमारा अभी हमने लिखा था एबीसीटी का क्रम, तो जो भी एबीसीटी के क्रम को फॉलो नहीं करेगा वो क्या होगा, अनमेल होगा। तो आप देख लीजिए कि इसमें कौन सा फॉलो नहीं करता है, तो दो अक्षरों के बीच में क्या अंतर है। तो इसको आपको सबसे पहला काम क्या होगा कि डब्ल्यू, सी, जी और जे को आपको देख लेना है, लेटर जो है उसको संख्या में लिख लेना है। यानी फिर वही एक्सरसाइज हम लोगों को करनी है, मैं फिर वही एक्सरसाइज हम लोग को करनी है कि ए बी सी डी ई, ठीक है, इसको क्या लिख लेना है, 1 2 3 4 5, एफ को 6 ले लेना है और इसको लिख लेना है कि डब्ल्यू कितने नंबर पे आएगा। तो जब आप उसको लिख लेंगे, ठीक है, हम लोग इसके लिए पिछले में भी जा सकते हैं, इसको आप चले जाइए जहाँ पे लिखा हुआ था, हाँ वो मिट चुका है सब। तो ये जो इसको हम लोग अगर लिखते हैं, अगर इसको लिखते हैं ABCD के अनुसार, तो इसको आपको लिख देना है, एक लिख के मैं आपको बता दूंगा, ABCDEFGHIJKLMN। तो आप देखेंगे, आपको याद रख लेना चाहिए, इसमें गिनती का सबसे आसान तरीका है कि आप 10 के बाद याद रख लीजिए कि ये 10 है, ताकि आपको पूरी गिनती बार बार न गिननी पड़े अगर बनाएंगे। इसी तरह टी क्या है, 20 पर मैंने याद कर लिया है, और इसके बाद देखेंगे कि 1 2 3 6 है, ये तो याद ही रहता है, तो ये 26 पे आ जाएगा। तो इसमें डब्ल्यू कितने पे आ जाएगा, तो ये याद रखने से आपको तुरंत पता चल जाता है कि डब्ल्यू है, टी के पास है, तो आप 20 से डायरेक्ट गिनना शुरू कीजिए, 21 22 23, तो इसको लिख लेंगे 23। टी कितना हो गया इसके अनुसार, ये 3 हो गया। जी कितना हो गया इसके अनुसार, ये देखिए ये है आपके 6ठे नंबर पर, तो ये 7वें नंबर पे है, ठीक है। और जे कितने नंबर पे है, 10 नंबर पे होगा। तो आपको देखना है कि ये क्रम कैसे बढ़ रहा है, क्रम कैसे बढ़ रहा है, कितना का अंतर इसमें है। जिसमें ये अंतर नहीं पाया जाएगा, जिस सवाल में ये अंतर नहीं पाया जाएगा, वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो ऐसा जब आप करेंगे तो ये बहुत आसान है, आप देखेंगे कि ए वाले में वो अंतर क्रम नहीं, 5-5 का जो डिफरेंस है वो नहीं आ रहा है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल में ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करते हुए बहुत आसान है, क्या करना है आपको, WCGJBHKM इसको लिख लेना है। किस में लिख लेना है, जैसे मैंने लिखा, इसका जो नंबर है और नंबर इसमें घटाइए, ठीक है, तो एक निश्चित आपको अंतर आएगा, जो अंतर जिस क्रम में नहीं आएगा वही आपका आंसर है। बहुत आसान है, हमको नहीं लगता समझने में कोई आपको दिक्कत होगी। तो इसके बाद हम लोग 44 के बाद चलते हैं, हाँ 45वें सवाल पे, ठीक है। ये सवाल भी बहुत थोड़ा सा वो है, मैथमेटिकल टाइप का है, लेकिन आसानी है। आपको क्या करना है कि एक नक्शा बना लेना है, पूरा पश्चिम दक्षिण तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से होता है, तो एक नक्शा बना लेना है इसका। एक
ये बना लीजिए इस तरह से, तो आपको मालूम है ये नॉर्थ होता है, ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये है साउथ। तो इस तरह आपने बना लिया। अब जो भी बात लिखी हुई है उसको नक्शे में ट्रांसलेट कर लें। तो क्या बात लिखी हुई हम पढ़ते हैं, एक कंपनी की 4 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 4। एम, एन, ओ और पी। ठीक है, एम एन के उत्तर में है, एम एन के उत्तर में 4 किलोमीटर की दूरी है। जो एम है एन के उत्तर में है, यानी पहले कौन है? एन। एन को यहां बना लीजिए, इससे 4 किलोमीटर उत्तर में क्या बना लीजिए? एम। क्योंकि एम क्या है? एन के 4, तो देखिए एम 4 किलोमीटर उत्तर में ये बन गया। उसके बाद कहा जा रहा है आपसे क्या, कि पी ओ के दक्षिण में 2 किलोमीटर की, ठीक है, पी जो है ओ से। तो देखिए ये क्या होता है, इसमें एक चीज ध्यान देना होता है कि क्वेश्चन कैसे भी लिखा हुआ हो, आपको क्या सिस्टमेटिक चलना है। यहाँ हम लोग आगे कालानुक्रम में नहीं दिया हुआ है, ऑर्डर में नहीं दिया हुआ सवाल। एम के बाद एन, एन के बाद कुछ रहता तो यहाँ तो पी और ओ दे दिया, आप तो एन तक थे, इसलिए वो वाला सेंटेंस पढ़िए जो एन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम एन तक पहुंचे। तो वो सेंटेंस कौन है, कौन जोड़ रहा है? एम और पी। देखिए, तो इसलिए जब भी सवाल पढ़े तो जरूरी नहीं कि वैसा दिया हुआ, आप अपने सुविधा के एम से पी, पी से आर, आर से फिर टी, तो एक बीच में जोड़ने वाली कड़ी है, वैसे सवाल पढ़ना चाहिए। तो सवाल हम एम से पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे। एम और पी के बीच की दूरी किलोमीटर में क्या है, और यही दिया हुआ भी कि एन ओ से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। तो एन से जुड़ गया मेरा ओ, वो क्या है कि एन जो है ओ से, एन ओ से क्या होना चाहिए? दक्षिण पूर्व में। तो दक्षिण पूर्व क्या होता है? ये वाला होता है, क्योंकि ये हो गया साउथ, ये हो गया पूर्व, तो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये ओ जो एन है ओ से, तो ओ यहाँ होना चाहिए, तभी तो ये दक्षिण पूर्व में हो पाएगा एन। तो ओ कहीं यहाँ पे है, कितने किलोमीटर की दूरी पे? वो दिया हुआ है, ये 2 किलोमीटर की दूरी पे। ये कितने किलोमीटर की दूरी पे है? 2 किलोमीटर की दूरी पे है। अब देखिए 2 किलोमीटर की दूरी पे दिया हुआ है, ठीक है। और एक और जानकारी है कि एन ओ से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, सॉरी ये कितना है? 1 ही किलोमीटर दूरी पे है ना, 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व है। ये दिया हुआ है पी ओ के दक्षिण में 2 किलोमीटर, जो ओ है उससे ये बता रहा है कि 2 किलोमीटर की दूरी पे ओ के दक्षिण, यानी ओ से दक्षिण ये हो गया, और इससे ये, यानी ये 1 है, ठीक है, और ये 1 है, तो ये कितना हो गया? 2 किलोमीटर। और ये क्या है? इसका नाम दिया पी, ठीक है। और ये अब पूछ रहा है कि पी और ये इस दूरी को पूछ रहा है, ये वाला दूरी पूछ रहा है। देखिए एम और पी की दूरी, तो थोड़ा मैथमेटिकल सवाल है, पाइथागोरस, पाइथागोरस से बनने वाला सवाल है। यानी ये दूरी और ये दूरी का स्क्वायर अगर हम जोड़ दें, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमारा? ये दूरी और इस दूरी का स्क्वायर जोड़ देंगे तो हमारा मिल जाएगा ये जो रिक्वायर्ड दूरी है। तो इसको निकालने के लिए कुछ कैलकुलेशन देखिए, तो ओ एन दिया हुआ है, ओ और एन, वो मैंने लिख दिया है, 1 किलोमीटर है। ये कितना है? 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये जब 1 किलोमीटर है तो ये और ये कितना हो जाएगा? ये निकालना है। ये वाली 4 है, तो ये वाली कितनी होगी आपको बताना है। ये टोटल कितना है? 2 किलोमीटर है, ये भी दिया हुआ है। ये ओ से ये 2 किलोमीटर है। तो आप देखेंगे कि ये जब 1 किलोमीटर है तो ये निकालना पड़ेगा आपको कि ये दूरी कितनी हमारी है, और ये 1.√2 होगा। तो ये थोड़ा क्रिटिकल सवाल, इसीलिए मैंने बोला कि इन लोगों ने दे दिया है। ये कितना होगा? ये वाली आपको निकालनी है, तो आप ऐसे निकालेंगे। यहाँ भी पाइथागोरस तो इसको अगर x आप मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, तो आप जानते हैं कि वो कितना होता है? √2x। तो √2x बराबर 1 है, तो x बराबर क्या हो गया? 1/√2 हो गया। तो ये सवाल थोड़ा मैथमेटिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड सवाल है, जिसमें पाइथागोरस का 2 बार आपको यूज करना है। और ये 4 किलोमीटर है, और ये दूरी हमारी मालूम होनी चाहिए कि कितनी है, और ये दूरी 1 किलोमीटर हमारी दी हुई है, आप अगर ख्याल करेंगे तो। इससे
ये 1 किलोमीटर। और दक्षिण पूर्व है, आप बोलेंगे कि इक्वल क्यों ले लिए, तो दक्षिण पूर्व का मतलब होता है 45 डिग्री पे, तो इक्वल ही होगा, दक्षिण पूर्व से ये पता चल रहा है। तो ये 1/√2 ये है दूरी, और ये भी कितना है 1/√2 है। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 1/√2, दोनों बराबर है। तो आप जान गए कि ये कितना है 1/√2 है। और ये दूरी कितनी हो गई, जब टोटल 2 है तो ये दूरी, इस दूरी को इस वाले हिस्से को कुछ नाम दे दीजिए Q। तो मेरा क्या है QP निकल गया। QP कितना निकल गया, QP 2 माइनस 1/√2, 2 माइनस 1/√2 ये निकल, ये पूरा 2 है और उसमें 1/√2 चला गया, तो ये कितना निकल गया 2 माइनस 1/√2। अब इसी तरह ये 4 है और ये 1/√2 है, तो ये QM कितना हो गया 4 प्लस 1/√2। और पाइथागोरस से हम जानते हैं कि ये कितना हो जाएगा, जो मुझे निकालना है MP, तो MP इक्वल टू हो जाएगा √, ये पाइथागोरस से ये हमको मालूम है कि MP कितना हो जाएगा, ये QP का होल स्क्वायर प्लस QM का होल स्क्वायर, यानी 4 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो ये थोड़ा क्यूम्बरसम सवाल इसमें है कि जिसमें कैलकुलेशन करना है, पॉइंट में सारा आंसर दिया हुआ। तो इसको लगभग में आप बना सकते हैं कि ये, जैसे इसको अगर नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो आप देखेंगे 4 और 6 के करीब वाला आंसर आना चाहिए, 4 और 6 के करीब वाला आंसर आना चाहिए, 6 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो आपको पता चल जाएगा। फिर भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ इस साइड में कि 1/√2 का हमको इसके लिए क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो या तो पहले इसको तोड़ लेते हैं, या आप इसको क्या कीजिए 1/√2 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1/√2 को लिख सकते हैं √2/2, √2 होता है 1.404, ये बाई 2, तो ये आ गया 0.707। √2 होता है 1.414, तो ये कितना आ गया 0.707, 0.0707। तो इसको राउंड ऑफ करके 0.7 ले लेते हैं, करीब करीब 0.7, तो ये आ गया 4.7 इसका होल स्क्वायर, और ये 2 में से चला गया 0.7, तो कितना बचा 1.37 इसका √, तो इसको निकाल देंगे, 47 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 47 का स्क्वायर आपने पढ़ा होगा कि किस तरह निकालते हैं इसका एवरेज निकालने के लिए। तो ये 47 का आप स्क्वायर निकाल दें, और इसका स्क्वायर तो आपको मालूम है 1.69, 1.6, सिर्फ 47 का निकालना बाकी है। तो 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 4 जा 28 और 32, और ये 4 से कीजिए 8 16 और 2 18 9 0 11 12 2 22.09। तो इसको हम लोग राउंड अप कर देते हैं, 22 कर लेते हैं इसको, और इसको राउंड अप करके 1.7 कर लेते हैं, तो ये 20, ठीक है, ये कितना आया 23.7 आया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये करीब करीब 25 है, 25 का √5 होता है, तो 5 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, ऐसा इसमें कोई भी आप देखेंगे कि नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा आंसर नहीं है जो इसके करीब हो। ठीक है, तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सॉल्यूशन। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे, 45 तक थे हम लोग,
अब आगे चलते हैं। मतलब ये सवाल थोड़ा सा क्यूमरसम था, थोड़ा जटिल था, क्योंकि उसमें वो जोड़ घटाव करके निकाल, मतलब कैलकुलेशन। इसको ये नहीं बोलते हैं कि डिफिकल्ट है, इसको बोलते हैं कि पेचीदा है, क्यूमरसम है, थोड़ा उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना है। ये सबसे आसान सवाल तो यही है 46। क्यों? इसमें सब कुछ दिया हुआ है, 1 to 1 इसमें आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। इसमें सारा कुछ ही आपको दिया हुआ है। अब देखिए, गेम नोट कर लीजिए और उसको लागू कर दीजिए। तो सबसे इजी सवाल ये 10 में से यही है। तो इसमें गेम को ये लोग लिख रहा है डॉलर, ए को लिख रहा है प्लस, और स्टार किसको लिख रहा है? एम को लिख रहा है स्टार, ठीक है। और परसेंटेज किसको लिख रहा है? ई को। तो अब हमको जो कोड बनाना है एम, तो एम को क्या लिखना है? स्टार, ठीक है। ए को क्या लिखना है? प्लस, यहीं से मिल गया। और ई को क्या लिखना है? परसेंटेज। बस बाकी बच गया डी। तो हम लोग देखते हैं डी को ये क्या लिखता है। तो देखिए यहाँ डी है, डी को क्या लिखा है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है क्रॉस, डी को क्रॉस लिखा है, तो ये डी क्या होना चाहिए? क्रॉस। तो ये है हमारा आंसर। कौन है इसमें से? ए। तो ये सबसे आसान सवाल इसका था। अब हम लोग आ जाते हैं किसमें? 47 में। ठीक है, ये तो बहुत आसान था। अब 47 में आ जाइए। ये भी बहुत आसान है, नक्शे पैदारी। वही सबसे कॉम्प्लिकेटेड वही था जो बनाया पाइथागोरस वाला। तो ये भी सवाल बहुत आसान है, नक्शा बना लेना है इसमें, ठीक है। आप नक्शा बना लीजिए। ये क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। और जो बातें बोली गई हैं उसको लिख लेना है। क्यू पूरब की यात्रा करता है, तो क्यू को इधर बना लीजिए, पूरब की तरफ यात्रा कर गया। और एम, ठीक है, उत्तर की तरफ यात्रा करता है। एम किधर चला गया? इधर, उत्तर की तरफ एम को बना लीजिए। एम उत्तर की तरफ है। एस और टी विपरीत, एस और टी विपरीत दिशा में चलते हैं। तो आपको पहले भी टेक्निक बताया था, इसको नेग्लेक्ट कीजिए, अभी जुड़ नहीं रहा है कड़ी। अब आगे आ जाइए। टी क्यू के, अब जुड़ रहा है क्यू से, क्यू के दाईं ओर यात्रा करता है। तो क्यू यहाँ पर है, तो इसके दाहिने तरफ कौन है? ये टी है। दाहिने तरफ टी है, तो दाहिने तरफ बना दीजिए, दाईं तरफ। अब बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। अब टी मिल गया तो टी से ये जुड़ जाएगा कि टी और एस विपरीत। तो टी इधर जा रहा है, ठीक है, दाहिनी तरफ, तो एस किधर जाएगा? इधर, जस्ट विपरीत लिखा हुआ है। निम्नलिखित में अब मिलाते हैं कि टी उत्तर की तरफ यात्रा करता है, सही नहीं है। एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, नहीं, एस तो इधर जा रहा है, एम इधर जा रहा है। एम और एस विपरीत डायरेक्शन में यात्रा कर रहे हैं, वो भी सही नहीं है। एम पश्चिम की तरफ, तो देखिए पश्चिम की तरफ जा रहा है, यानी डी हमारा आंसर है। तो ये भी बहुत इजी था, बस नक्शा बना लेना है। बस इसमें यही ख्याल होना है कड़ी जुटे, तो ये जानबूझ के बीच में देता है, बीच वाला कथन अंत में होना चाहिए था, तो आपको, तो वो आपको देख लेना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ये 47 तक हम लोग कर चुके हैं। 48, इधर है 48। ये भी बहुत, हाँ ये भी बहुत ट्रिकी सवाल है, ये अक्सर आता है। इसका ट्रिक ये होता है कि कोई लाभ हानि जो भी आप कैलकुलेट करते हैं उसका एक बेस होता है, और बेस स्थिर नहीं होता है, वो खिसकता रहता है। जैसे आप बताएं 25% लाभ, तो हमेशा सवाल पूछे, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं किसका बेस पे। तो कभी 100 का 20% हो सकता है, वो उसका बेस है। कभी 200 का होता है, इसीलिए हम लोग को लगता है कि 10%, यहाँ भी 10 है, 10-10 बराबर हो गया। लेकिन ये 10 किसी क का 10% है, ये वाला 10% ख का है, इसी में पूरा खेला हो जाता है। तो इसलिए सिस्टमेटिक, इसीलिए कहा जाता है कि उसने 2 बकरियां खरीदी 500 रुपया में, एक 10% लाभ 10% हानि। तो आप देखिएगा कि लाभ हानि बराबर होना चाहिए परसेंट में, लेकिन बेस अलग होने से क्या होता है कि अलग अलग। तो यहाँ पर भी वही टाइप का ट्रिक सेम है, आप जान चुके हैं इस चीज को, वो ये बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ आप देख लें कि ये 100 वर्ग गज जमीन था, निम्नलिखित में कौन सा सही है? रमेश की भूमि सुरेश से अधिक है। तो इसमें एक ये भी है कि अधिक है, भूत अधिक था नहीं पूछ रहा है, पहले तो दोनों का बराबर जमीन था,
तो कितने लोग इसको आंसर ये मैं दोनों का बराबर है, लेकिन वो अभी का पूछ रहा है जब खरीद बिक्री सारा हो गया, और शुरू में बराबर था। अभी क्या हुआ, उससे खरीदा और एक बार खरीदा एक बार बेचा, तो ये रमेश इससे 10% अधिक खरीद लेता है, यानी 100 स्क्वायर गज, स्क्वायर यार्ड अंग्रेजी में इसका जमीन था। ठीक है, ये किसका, रमेश का, और सुरेश को एस से डिनोट करते हैं, इसका भी 100 स्क्वायर यार्ड था। ठीक है, तो ये इससे खरीद लिया 10% से ज्यादा जमीन, तो इसका कितना हो गया अभी। ठीक है, ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 2 में क्या हो गया, 110 गज जमीन इसका हो गया स्क्वायर यार्ड। ठीक है, किसका, रमेश का, और सुरेश का कितना हो गया 90 स्क्वायर, यानी सेकंड स्टेज में तो रमेश का ज्यादा जमीन है। थर्ड स्टेज फिर बिक्री कर दिया 10%, फिर बिक्री कर दिया। अब रमेश के पास बिक्री करने का, यहीं पर ट्रिकी है कि 10% बिक्री कर दिया, 10% पुराना 100 का नहीं, इसलिए बेस बदलता रहता, पहले 100 का 10% था, अब किसका होगा, अब इसके पास 110 है तो उसका 10%, यही इसमें ट्रिक है बेसिक इसका सेक्रेट सवाल का जवाब। तो इसका 10% तो 11 होगा ना, तो अब इसके पास कितना जमीन रह गया, 110 माइनस 11 यानी 99 स्क्वायर यार्ड। तो सुरेश के पास कितना रह गया टोटल जमीन, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 200 स्क्वायर का टोटल जमीन तो सीमित है, इसलिए इसके पास कितना हो गया, 200 में से एक गया, टोटल का 101। तो किसके पास ज्यादा जमीन है, सुरेश के पास, तो इसलिए सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है, ये सही आंसर आपका बी। तो इसमें वो बेस बदल रहा है, यही ध्यान देना है। अब हम लोग 49 सवाल में आते हैं। इधर था 49, ओ इधर है 40, ओ इधर है 49। हाँ, ये तो बहुत आसान है, ये बनाने वाला सवाल नहीं है, रीजनिंग का है, ये इंग्लिश भाषा का सवाल है। ये सवाल इंग्लिश ज्ञान को, ये बीपीएससी की एक विशेषता है कि रीजनिंग में भी अंग्रेजी वो पूछ लेता है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता है। तो स्टेशनरी सब लोग जानते हैं कि कागज, कॉपी, कलम, ये सबको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी खरीदते हैं, लेकिन उसका याद रखिएगा उसका स्पेलिंग क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है। अंग्रेजी का ज्ञान, हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, लेकिन इंग्लिश का ज्ञान फिर भी आपसे पूछा जा रहा है। तो ये स्टेशनरी का स्पेलिंग ये होता है ई, ये ध्यान दीजिए। ज्यादातर लोग ए लिख देते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, स्टेशनरी मतलब स्थिर, गतिहीन, लेकिन इसमें ई होता है, इसका अर्थ होता है स्टेशनरी मतलब कागज कलम। स्टेशनरी का दुकान आप देखे होंगे, आप विद्यार्थी हैं बीपीएससी का तो उससे काम पड़ता होगा आपका। और स्नोबरी, स्नोबरी का स्पेलिंग क्या होता है अंग्रेजी में, ये हिंदी में सवाल पूछा गया है, नहीं पूछा जाना चाहिए मेरे अनुसार। तो स्नोबरी मतलब होता है, ये स्नोब से बना है, स्नोब मतलब होता है अहंकारी, है ना, दम्भी, जो दंभ करता है, जो स्नोब है। इसके और अच्छा हिंदी अगर चाहेंगे, सबसे सटीक हिंदी उन्नासिक, ऊंची नाक वाला, नक चढ़ा, जो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, बाकी लोग को अपने से कमतर समझता है, ऐसा आदमी को स्नोब बोलते हैं। एक सेंटेंस है कि शेमफुल पीस ऑफ स्नोबरी, उसी से जो स्नोब विशेषण है और भाववाचक संज्ञा क्या है, विस्टेक नाउन स्नोबरी, यानी ऐसा करने वाला, ऐसी भावना। स्नोबरी मतलब घमंड, ठीक है, उन्नासिकपन, ठीक है, उन्नासिक होना, ठीक है, नक चढ़ा होना, तो ये स्नोबरी है। वो तो जूता से कहीं रिलेटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टेशनरी कागज से रिलेटेड है, ठीक है। मिलीनरी, एक गलत टिक लगाया हुआ है, किसी का जो प्रश्न है वो गलत टिक, इस पे मत जाइए, ठीक है। आपका मिलीनरी, तो मिलीनरी जो होता है, मिलीनरी एक साइंस है, मैन्युफैक्चरिंग, टोपी, हेड गियर या हेड वियर बनाने की कला को मिलीनरी बोलते हैं। ये जो प्राचीन जमाने में इंग्लैंड वगैरह में जो टोपियां वगैरह बनाते थे, जैसे दर्जी होता है, तो उसको मिलीनरी बोलते थे, तो ये भी सही है। अब ब्रीवरी जानते हैं, ब्रीवरी में शराब बनाया जाता है खदका के, तो ये ब्रीवरी भी सही है। तो इसलिए इसमें सही आंसर है कि स्नोबरी अनमेल है इसमें। ये अंग्रेजी भाषा का टेस्ट है आपके लिए, ठीक है, ये वाला सवाल। तो अब क्या है, हम लोग 49 कर चुके हैं, अब 50वां सवाल, 50वां सवाल। तो 50वां सवाल भी बहुत इजी है, आप ध्यान से देखेंगे 132, तो ये है 11 ×
12, ये क्या आ गया 132। तो इसी तरह ये वाला देखेंगे तो ये क्या है 12 इंटू 13 कीजिए, ठीक है, तो 13 दीजिए 36, तो ये आ जाएगा। इसलिए अगला क्या होना चाहिए 13 इंटू 14, 13 इंटू 14 कितना होता है आप देखेंगे, और इसको मुझे काटना पड़ेगा आगे बढ़ाने के लिए। तो आप देखेंगे कि ये क्या है, ये जो या 11 इंटू 12 है, पहली जो संख्या है 132, दूसरी संख्या क्या है 12 इंटू 13 है 156, इसलिए तीसरी संख्या क्या होनी चाहिए 13 इंटू, ठीक है, 13 इंटू 14, ठीक है। तो 13 इंटू 14 कौन है 182 है। अब दीजिए 14 थ्रीटा, ठीक है, आप गुना कर लिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप देखें अगला संख्या भी कंफर्म होने के लिए आप देखेंगे तो वो 14, ठीक है, इंटू 15 है, 15 4 जा 60 और 15 120। इसी तरह अगली संख्या 14 इंटू 16 है, वो तो मोर देन इनफ दिया, 16 इंटू 17 ये है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं 11 स्क्वायर इंटू 11, एक ही बात है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यानी ये इसका एन एस टर्म क्या है एन स्क्वायर प्लस एन है, और एन इजकल टू 11 से शुरू करके, ठीक है, 12 13 14 16 17 11 12 13 14 15 16, यानी एन इजकल टू 11 टू कितना है 16 तक दिया हुआ है, ठीक है, 11 टर्म टू 16 टर्म दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है 12 13 13 टर्म पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये भी सवाल आसान है। तो 10 सवाल आपने देख लिया कि बहुत आसान था। एक सवाल सिर्फ पाइथागोरस वाला कॉम्प्लिकेटेड था और उसमें काफ़ी कैलकुलेशंस थे, लेकिन बाकी सवाल बहुत आसान था। ये सारे सवालों को आप 1 मिनट से भी वो पाइथागोरस वाला छोड़ के कम समय में बना सकते हैं। तो आपका 10 से 11 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 मिनट में ये जो भाग है रीजनिंग और मैथमेटिक्स का आपका बन सकता है। और आप सबको मैं शुभकामना देता हूं कि आप इसमें सफल हों, और बाकी सेक्शन से भी कुछ सवाल हो तो आप आस्था से संपर्क कर सकते हैं। और काफ़ी एक जिज्ञासा होती है विद्यार्थियों की कटअप के बारे में, तो कोई ठीक ठीक नहीं बन सकता है कि कितना कटअप जाएगा, बस हम अनुमान कर सकते हैं। और ये मेरा एक डिस्क्लेमर है कि इसको निश्चित मान के न चलें, ये महज एक विश्लेषण, प्रश्न पत्र के विश्लेषण के अनुवाद उपरांत एक अनुमान है हमारा। जस्ट इट इज अ एस्टिमेट, इट इज अ गेस दैट दिस ईयर कट ऑफ विल वेरी फ्रॉम 85 टू 90 फॉर जनरल कैंडिडेट, और उसी तरह आप बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट का भी गेस कर सकें कितना होगा। तो 85 से 90 तक जाने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार जो नकारात्मक मूल्यांकन नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा था, 1/3 था। तो ये इसी को मान के चलें और तदनुसार अपनी तैयारी करें, और सटीक और एग्जैक्ट क्या है कटअप हो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। तो इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ आपको मेंस की भी शुभकामनाएं, और जब भी मेंस की परीक्षा है अच्छा जाए। जय हिंद।